हेलो दोस्तों, वेलकम टू ओनली आईएएस। डेट है आज की 25 नवंबर 2022 एंड आप सभी का स्वागत है आज के ट्यूटोरियल डिस्कशन में। देखिए, आज हम टोटल 3 टॉपिक डिस्कस करेंगे। पहला होगा अंडमान एंड निकोबार के रिगार्डिंग, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है इंडिया का एंड इनकी जो क्या नीड्स है स्पेशल, साथ ही साथ क्या चैलेंजेस यहाँ पे फेस करने को मिलते हैं। थोड़ा सा मैपिंग का पोर्शन भी आपके साथ डिस्कस करूंगा एंड लास्टली फ्यूचर में हम क्या डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं यहाँ पे, उन सभी चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। दूसरा हमारा मुद्दा होगा इंडिया ऑस्ट्रेलिया ट्रेड पैक्ट के रिगार्डिंग कि किस तरह से इंडिया ऑस्ट्रेलिया किस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के थ्रू क्या क्या हम ऑब्जेक्टिव अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं, ये सारी बातें। एंड तीसरा मुद्दा होगा हमारा इंटर स्टेट डिस्प्यूट के रिगार्डिंग, जहां पर अभी रिसेंटली देखने को मिला है कि असम और मेघालय के बीच में एक बाउंड्री डिस्प्यूट देखा गया है एंड इन पर्टिकुलर डिस्प्यूट्स को हम कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, बट बिफोर दैट कोट ऑफ द डे। आज की कोट ऑफ द डे है एंगर एंड इनटॉलरेंस आर द एनिमीज ऑफ करेक्ट अंडरस्टैंडिंग, ऐसा बोला गया है महात्मा गांधी जी के द्वारा। अभी देख लीजिए, एंगर मतलब गुस्सा, और एक तरह से जो हमारे अंदर ना एक तरह की इनटॉलरेंस होती है कि सामने वाले को हम एक्सेप्ट नहीं कर पाते, उसके रिगार्डिंग एक तरह की इनटॉलरेंस की भावना आती है, वो हमारी करेक्ट अंडरस्टैंडिंग के एनिमीज हैं। आप जानते हो रैशनैलिटी के बारे में, अगर आप लॉजिकली सोचो किसी चीज को, ठीक है ना, उसके पीछे एक प्रॉपर लॉजिक हो, प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हो, तो उसको मार देता है जब हमारे अंदर एंगर और इनटॉलरेंस होता है। आपको एग्जांपल से समझाता हूं। आप लोग ना काफी कम्युनलिज्म के एग्जांपल्स देखने को मिलते हैं आजकल हमें न्यूज़पेपर के अंदर, जहां पर हो सकता है किसी रिलीजन की वजह से, कि रिलीजन के में डिफरेंसेस हैं, उस वजह से एक पर्टिकुलर पर्सन ने किसी दूसरे पर्सन को मार दिया। तो ये क्या एग्जांपल है? ये क्लियरली एग्जांपल हमारे इनटॉलरेंस का। हमने ये नहीं सोचा कि उसके रिगार्डिंग पर्सन का क्या ऑब्जेक्टिव था, ये क्या पर्टिकुलर हमारी जो रैशनैलिटी थी, रैशनैलिटी ने क्या किया, बैक सीट ले ली और हमारे इनटॉलरेंस आगे आ गया। तो इस तरह के इश्यूज देखने को मिलते हैं। आजकल भी आप देखते हो सोशल मीडिया के ऊपर किस तरह से बहुत सारे लोग, चाहे वो फेसबुक के ऊपर हेट कमेंट्स हो गया या कहीं पर भी इस तरह के कमेंट्स एक दूसरे का करते रहते हैं। क्या रीजन है उसके पीछे का? एंगर और इंटॉलरेंस ही तो है। हम अपने से अलग के जो डाइवर्स व्यू पॉइंट्स हैं उनको एक्सेप्ट कर ही नहीं पा रहे, ठीक है ना। आप जाके कभी भी आप देख लीजिए किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर होता क्या है, एक पर्टिकुलर आइडियोलॉजी है तो सामने वाले उसको कंप्लीटली अपोज कर रहे हैं, ठीक है। तो क्यों हो रहा है? एंगर और इंटॉलरेंस की वजह से। अभी थोड़े दिन पहले की न्यूज थी कि दो लोगों के बीच में ना एक रोड के बीच में एक छोटा सा एक्सीडेंट हुआ, माइनर एक्सीडेंट, और एक पर्सन ने इस एक्सीडेंट में जो सामने वाला बंदा था उसको मार दिया, गोली से मार दिया, ठीक है, या जैसे भी एक गोली से तो नहीं, आई थिंक चाकू से मार दिया था। तो ये सारे जो रोड रेज के एक्सीडेंट्स, रोड रेज वाली जो सिचुएशन देखने को मिलती है, क्यों देखने को मिल रही हैं? एंगर और इंटॉलरेंस की वजह से ही। देखो, बीइंग अ यूपीएससी एस्पिरेंट, हमारे अंदर ना कुछ कार्डिनल वैल्यूज होनी चाहिए। आप सभी एथिक्स के अंदर पढ़ते भी हो कि क्या क्या एक सिविल सर्वेंट के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट वैल्यूज होनी चाहिए। उनमें क्या बातें करते हैं हम? एम्पैथी की, राइट। टॉलरेंस भी एक इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है। हमारी इंटीग्रिटी हो गया, ऑब्जेक्टिविटी हो गया, बायसनेस ना होना, ये सारी चीजें क्या है? इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो कि एक यूपीएससी सिविल सर्वेंट के अंदर होनी ही होनी चाहिए। जब भी आप कोई डिसीजन लो, वो रैशनैलिटी के बेसिस के ऊपर होना चाहिए, ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए उस चीजों के अंदर। तो ये सारे व्यू पॉइंट्स हमारे दिमाग में होने चाहिए, अदरवाइज क्या होगा, एंगर और इंटॉलरेंस हमारी सोसाइटी के अंदर बढ़ जाएगा और उसका नेगेटिव इंपैक्ट हमें पूरी सोसाइटी के अंदर देखने को मिलेगा। आपने मॉब लिंचिंग का एग्जाम्पल सुना है, ठीक है। अक्सर मॉब लिंचिंग के एग्जाम्पल भी हमें देखने को मिल जाते हैं सोसाइटी के अंदर। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि सोसाइटी का एंगर, सोसाइटी इनटॉलरेंट हो चुकी है कुछ पर्टिकुलर स्फेयर्स के अंदर, जहां पर इस तरह की सिचुएशंस देखने को हमें मिल जाती हैं। तो गांधी जी ने उस टाइम पे बोला था, डेफिनेटली आज के टाइम पे भी बहुत ज्यादा इसकी रेलेवेंस हमें देखने को मिल जाती है। ये सारे जो एग्जांपल्स थे हमने देखने की कोशिश करी। इंडिया देखो, मैंने हमेशा आपके साथ डिस्कस भी किया है, इंडिया किस चीज में बिलीव करता है? यूनिटी इन डाइवर्सिटी के अंदर। ये डाइवर्सिटी ना इंडिया को जोड़ कर रखती है, ठीक है ना, ये डाइवर्सिटी इंडिया को तोड़ती नहीं है। तो ये सारी चीजें हम तभी समझ पाएंगे जब एंगर और इंटॉलरेंस हमारी लाइफ से बाहर जाएगा। हम सामने वाले के अंदर इंपैथी के साथ अगर हम रहेंगे ना, तो ये सारी चीजें हमें यहाँ पे देखने को मिल जाती हैं। होता क्या है, एंगर और इंटॉलरेंस हम अक्सर ना शॉर्ट टर्म के अंदर ये चीजें कर लेते हैं, पर इसका नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस ना हमें लॉन्ग टर्म के अंदर समझ में आता है। कई बार होता भी होगा, आपने भी देखा होगा, कई बार आप गुस्से के अंदर ना अपने फ्रेंड को, अपने पर्टिकुलर किसी और पार्टनर को, किसी को भी कई बार ना गुस्से में कुछ गलत बोल देते हो। हुआ तो ये गलती से था, मे भी हो सकता है, तो शॉर्ट टर्म के अंदर वो चीज करी, पर इसका इंपैक्ट कई बार कई सालों तक को देखने को मिल जाता है, ठीक है ना। तो ये सारी चीजों से हमें बचना चाहिए, स्पेशली जब हम यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं एंड एस्पायर कर रहे हैं इंडिया की बेस्ट सर्विस के अंदर ज्वाइन करने का। तो मेक श्योर कि आपके अंदर ये सारी चीजें तो ना हो, ठीक है ना, सामने वाले के प्रति रिस्पेक्ट हो, आपके अंदर एम्पैथी हो, टॉलरेंस हो, ये सारी चीजें होंगी तो डेफिनेटली आप अपनी लाइफ के अंदर अच्छे से बढ़ पाओगे। तो ये था आज का कोट ऑफ द डे। आई होप आपको अच्छे समझ आया होगा। चलते हैं हमारे पहले आर्टिकल की तरफ, जो क्या है,
डेवलपमेंटल नीड्स ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। इसको आप जीएस पेपर 2 के इस पर्टिकुलर कंपोनेंट के साथ रिलेट कर सकते हो, साथ ही साथ जीएस 1 के साथ भी रिलेट कर सकते हो, क्योंकि ज्योग्राफी पर्सपेक्टिव से भी काफी इंपॉर्टेंट ये आइलैंड्स हो जाते हैं। देखिए आप सभी जानते हो अंडमान एंड निकोबार की लोकेशंस, ठीक है, ये बे ऑफ बंगाल के अंदर हमें यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। इनकी काफी ज्यादा स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है। आप देख भी सकते हो कि जहां पे ये लाई करते हैं कितने इंपॉर्टेंट फिशिंग इंडस्ट्री है, या फिर ना इवन जो नेविगेशन के लिए रूट्स हैं वहां पर कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट इनकी रोल हो जाता है। मैं आपको ना थोड़ा मैपिंग की तरफ लेके चलता हूं। यहां पर आप देख सकते हो, देखिए ऊपर वाला जो हिस्सा है ना, एक सेकेंड, ये जो ऊपर वाला पार्ट है ये है अंडमान, और ये जो नीचे वाला पार्ट है ये क्या है, निकोबार। अब यहां पर भी ना यूपीएससी प्रीलिम्स की बात करूं मैं अगर, तो बहुत बार यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछे हुए हैं। कैसे पूछे हुए हैं, जैसे ये देखिए, ये क्या है, 10 डिग्री चैनल, यहां से ना 10 डिग्री चैनल लाई करता है। ये 10 डिग्री चैनल क्या करता है, अंडमान को निकोबार से सेपरेट करता है। ये यूपीएससी 2014 का क्वेश्चन है, ठीक है ना, उसमें सिंपली यही पूछा था कि 10 डिग्री चैनल किसको सेपरेट करता है, तो पता होना चाहिए अंडमान और निकोबार को सेपरेट करता है। इसके साथ ही साथ यहां पर आप देख सकते हो कि अंडमान के अंदर टोटल 3 पार्ट्स हैं, एक नॉर्थ अंडमान, एक मिडिल अंडमान और एक साउथ अंडमान यहां पर हमें देखने को मिल जाएगा, ठीक है ना। इसके साथ ही एक देखो हमें नीचे भी एक पार्ट देखने को मिलता है, दैट इज लिटिल अंडमान, ये वाला लिटिल अंडमान। और लिटिल अंडमान के जस्ट ऊपर क्या आता है, डंकन पैसेज, ठीक है। ये भी यूपीएससी ने पूछा हुआ है कि डंकन पैसेज किसको सेपरेट करता है, तो डंकन पैसेज सेपरेट करता है किसको, लिटिल अंडमान को, किसके साथ, साउथ अंडमान के साथ। तो ये चीजें हमें सारी चीजें पता होनी चाहिए। इसके साथ ही आप जानते हो कि जो अंडमान की, बेसिकली अंडमान एंड निकोबार की जो कैपिटल है दैट इज पोर्ट ब्लेयर। वो पोर्ट ब्लेयर कहां लाई करती है, वो लाई करती है साउथ अंडमान के अंदर। बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, बट 2 या 3 बार ना यूपीएससी ने यहाँ से क्वेश्चन पूछे हुए हैं, इसलिए मैं थोड़ा आपको ज्यादा डिटेल में बता रहा हूँ। और नीचे हमें देखने को मिलता है, जो निकोबार वाले पोर्शन की तरफ आए तो यहाँ पर आप देख सकते हो सबसे ऊपर क्या आ जाता है, हमारा कार निकोबार आ जाता है। उसी तरह से हमें यहाँ पे नीचे, ठीक है, लिटिल निकोबार देखने को मिलता है और ग्रेट निकोबार। तो जो ग्रेट निकोबार वाला एरिया है ना, निकोबार आइलैंड्स के अंदर सबसे बड़ा यही वाला हिस्सा है। और यहीं से अगर आप थोड़ा और नीचे जाओगे ना, तो यहीं पे आपको देखने को मिलेंगे जो इंडोनेशिया है उसके सुमात्रा आइलैंड्स। ये क्वेश्चन भी यूपीएससी ने पूछा हुआ है कि अंडमान निकोबार के सबसे नियरेस्ट कौन से हैं, तो सुमात्रा आइलैंड हमें यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। एक क्वेश्चन यूपीएससी ने और भी पूछा हुआ है, व्हाट इज दैट। देखो एक बार ना, आई थिंक 2017 या 18 का क्वेश्चन है, बैरन आइलैंड को लेके क्वेश्चन आ गया था कि बैरन आइलैंड्स मतलब ना वॉल्केनिक आइलैंड्स हैं, ठीक है, आप सभी जानते हो इसके रिगार्डिंग। आई थिंक 2018 का क्वेश्चन, एक बार चेक कर लीजिएगा। तो वॉल्केनिक आइलैंड्स हैं, ये पोर्ट ब्लेयर के नॉर्थ में लाई करते हैं। ये रहा ना पोर्ट ब्लेयर, इसके नॉर्थ में यहाँ पे लाई कर रहे हैं। एंड दीज आर द ओनली एक्टिव वॉल्केनोस इन इंडिया, ठीक है ना, इसके अलावा और कोई नहीं है, ये सारे हमें यहीं पे देखने को मिलते हैं। इसके साथ में ही एक दो चीजें आपको मैं और बता देता हूं, जैसे ये देखिए यहाँ पर हमें और क्या देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे देखने को मिलता है हमें रॉस आइलैंड, जिसका नाम बदल के क्या रख दिया गया था, नेताजी सुभाष चंद्र बोस आइलैंड, ठीक है। शहीद द्वीप है नील आइलैंड के नाम से, और साथ ही साथ एक हो जाता है वहां पे स्वराज द्वीप, हैवलॉक आइलैंड को भी बोला जाता है। तो ये सारी चीजें थी। इवन स्वराज द्वीप के ऊपर ना एक हमें राधे नगर बीच देखने को मिलता है, जो कि इंडिया के वन ऑफ द मोस्ट क्लीनेस्ट बीचेस के अंदर से एक है। आप सभी ने ब्लू फ्लैग के बारे में सुना है कि ब्लू फ्लैग बीचेस, ये वो बीचेस होते हैं जो बहुत ज्यादा क्लीन होते हैं, बहुत सारी यहाँ पे फैसिलिटीज प्रोवाइडेड होती हैं, वो सारी चीजें। अब यहाँ पर ये जो राधे नगर बीच है, इनको फाउंडेशन फॉर इन्वायरमेंट, ठीक है, FEE करके होता है, फाउंडेशन फॉर इन्वायरमेंट एजुकेशन के द्वारा ब्लू फ्लैग का सर्टिफिकेशन दिया जा चुका है। तो ये सारी चीजें हमें पढ़नी थी अंडमान और निकोबार की ज्योग्राफी के बारे में। इसके रिगार्डिंग टोटल 3 या 4 क्वेश्चन आ चुके हैं पिछले 7 से 8 सालों के अंदर, तो मेक श्योर कि आपको ये सारी छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए, ठीक है। इसके साथ ही आप जानते हो कि जो अंडमान निकोबार है अपने ट्राइब्स के लिए बहुत ज्यादा पॉपुलर है। यहाँ पर मेजरली 5 पीवीटीजी हमें देखने को मिलती है। देखो आप जानते हो एक होते हैं ट्राइब्स, ठीक है ना, एक होते हैं पीवीटीजीज, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप। दरअसल में देखो ट्राइब वैसे जनरली काफी बैकवर्ड हमें देखने को मिलते हैं ट्राइबल्स के अंदर भी, पर पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स, ये वो वाले ट्राइबल ग्रुप्स होते हैं जो बहुत ही ज्यादा बैकवर्ड होते हैं। दरअसल में ना हमारी गवर्नमेंट के द्वारा एक देभारत मिशन लाया गया था, तो उन्होंने नोटिस किया कि कुछ ऐसे ट्राइबल ग्रुप्स हैं जो बाकियों से बहुत ज्यादा बैकवर्ड है, जिनकी पॉपुलेशन या तो स्टैग्नेंट है या फिर डिक्रीज हो रही है। तो बेसिकली बैकवर्डनेस के टर्म्स में ना ये काफी पीछे थे, टेक्नोलॉजी काफी पीछे चल रही है यहाँ पे। तो इनको बोल क्या दिया गया, पहले पीटीजी बोलते थे बट अभी नाम चेंज कर दिया गया है पीवीटीजीज, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स। और यहाँ पे 5 पीवीटीजी देखने को मिलती हैं। व्हाट आर दोस? ग्रेट अंडमानीज, जारवास, ऑन्जेस, शॉम्पेन्स एंड नॉर्थ सेंटिनलीज। अब सेंटिनलीज के बारे में भी आप जानते हो, ठीक है ना।
सेंटिनलीज की अगर मैं बात करूं तो सेंटिनलीज काफी ना सेक्लूडेड है, मतलब ये बाकियों के साथ बिल्कुल कांटेक्ट में नहीं आते, ठीक है। यहाँ पर जाना बहुत ही मुश्किल है, मतलब ना अगर कोई जाता भी है तो एज एन उसको मार दिया जाता है, इस तरह की चीजें होती है। तो काफी सेक्लूडेड हमें ये ट्राइबल एरियाज यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। इसके अलावा देखो और भी बहुत सारी सिग्निफिकेंस है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप जानते हो कि कोई भी चीज नहीं, देखो यहाँ से अगर किसी चीज को ट्रेवल करना है तो डेफिनेटली वहां पे रास्ते में क्या आएंगे, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड आएंगे, ठीक है ना। तो हमारे मैरीटाइम पार्टनर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है, चाहे वो यूएस हो गया, जापान हो गया, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट एक तरह से स्ट्रेटेजिक लोकेशन बन जाती है ये, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें हमें देखने को मिल जाती हैं, ठीक है। तो अगर बाकी चीजें हो गया मैरीटाइम स्पेस के अंदर हो गया तो यहाँ पर हमें इंपॉर्टेंस इसकी देखने को मिलती है। अभी कुछ इंपॉर्टेंट प्लान्स भी चल रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल जापान ने एक तरह की एड दी हुई है ताकि इनके कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ पे डेवलपमेंट हो पाए। साथ में ही नीति आयोग के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स इनके साइड में देखने को मिलते हैं, जैसे कि इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल। अब यहाँ पर क्या होता है, देखिए जब भी कोई कंटेनर है, मान लो जो शिप्स हैं, ठीक है, शिप्स के कॉरस्पॉन्डिंग आप जानते हो वहां पर कुछ कंटेनर्स होते हैं जो ट्रेड के लिए यूज हो जाते हैं। तो कंटेनर को जब एक वेसल से दूसरी वेसल में शिफ्ट करना होता है, उसको मूव करना होता है, जब वो किसी फाइनल डेस्टिनेशन की तरफ जा रही होती है, तो वहां पर इनका रोल आ जाता है। तो यहाँ पर भी हमारे पास देखो बहुत सारे पोर्ट्स हो सकते हैं अंडमान एंड निकोबार के अंदर जो ये काम कर सकते हैं, तो अच्छी खासी इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी यहाँ पे हमें देखने को मिल जाती है। इसी तरह से नीति आयोग ने एक और प्रपोजल दिया है, वो प्रपोजल किसके रिगार्डिंग है, एक नई ग्रीन फील्ड कोस्टल सिटी। अब सर ये ग्रीन फील्ड का मीनिंग क्या होता है, देखो ग्रीन फील्ड का मीनिंग होता है एक नए एरिया पे डेवलपमेंट करना, जहां पे मान लो पहले कोई डेवलपमेंट एग्जिस्ट नहीं करती थी, वहां पर अगर कोई फर्स्ट टाइम डेवलपमेंट करे ना, उसको बोलते हैं ग्रीन फील्ड। इसका अपोजिट क्या होता है, अपोजिट होता है ब्राउन फील्ड। हो सकता है पहले कुछ डेवलपमेंट हुई हो, ठीक है, उस डेवलपमेंट के बाद हम और कुछ डेवलप करें, ठीक है, उसी के ऊपर कुछ डेवलप करें, उसमें कुछ चेंजेस लेकर आए, तो वो होता है ब्राउन फील्ड। यहां पर क्या बात हो रही है नीति आयोग के द्वारा कि एक तरह की हम ग्रीन फील्ड कोस्टल सिटी बनाए, जैसे कि सिंगापुर, हांगकांग, यहाँ पर जैसे बड़ी बड़ी सिटीज हमें देखने को मिलती है ना, उस तरह की सिटीज यहाँ पे बनाई जाए। पर ये तो हो गया चलो सिग्निफिकेंस, पर कुछ चैलेंजेस भी तो देखने को मिलते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल पहला चैलेंज क्या है, इलीगल माइग्रेशन एंड स्मगलिंग। देखो इन आइलैंड्स के आसपास भी ना कुछ दूसरे आइलैंड्स है जो इंडिया को बिलोंग नहीं करते, वहां पर अक्सर से पॉसिबिलिटी रहती है कि कुछ वहां से स्मगल होके आ जाए, हो सकता है कुछ आर्म्स आ जाए, ठीक है ना, ड्रग्स आ जाए, कुछ इस तरह की चीजें वहां से स्मगल करी जा सकती हैं और करती हुई भी है। इनफैक्ट ना गन्स वगैरह का स्मगलिंग यहाँ से थ्रू हो जाती है, फॉरेस्ट रिसोर्सेज हो गया। इसके साथ ही साथ बहुत सारे डिजास्टर्स भी आते रहते हैं, ठीक है। आपने 2004 में, आई एम वेरी श्योर, अर्थक्वेक और जो सुनामी उस टाइम पे आई थी उसके बारे में पक्का जानते हो, तो ये सारी चीजें यहाँ पे देखने को मिल जाती हैं। उसी तरह से देखो अनसस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब यहाँ पर क्या है, देखो अंडमान निकोबार में ना बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं, आप भी जानते हो, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट एक अट्रैक्शन हो जाता है। पर जब भी देखो बात आती है इकोनॉमी डेवलपमेंट की, ठीक है ना, और एक साइड आ जाता है इन्वायरमेंट, तो काफी बार ना हम क्या करते हैं, हम इकोनॉमी या फिर टूरिज्म इस तरह से प्रमोट करते हैं कि इन्वायरमेंट का उसके ऊपर कई बार नेगेटिव इंपैक्ट आ जाता है। यहाँ पर जो कोरल रीफ्स हमें देखने को मिलते हैं ना, उसके ऊपर हो सकता है इनका नेगेटिव इंपैक्ट आ जाए, तो ये सारी चीजें हमें यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं। तो ये सारे इश्यूज आप नोटिस कर सकते हो। इसके अलावा भी देखिए, जो मैंने बताया भी 2004 में जो यहाँ पे सुनामी देखने को मिली थी, अर्थक्वेक और सुनामी, तो उसने देखिए जो कार निकोबार वाला एरिया था उसकी 1/5 पॉपुलेशन को नियरली यहाँ पे उनकी डेथ हो गई थी, ठीक है, मैनग्रोव्स का लॉस हुआ बहुत ज्यादा, तो ये इश्यूज आ गए। ऊपर से देखो एक फैक्टर आता है इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव से, चाइना का एंगल। देखो इसके आसपास आप देख सकते हो, जैसे फॉर एग्जांपल इसी एरियाज के अंदर अगर मैं बे ऑफ बंगाल की बात करूं, तो आप देख रहे हो चाइना का इन्फ्लुएंस कितनी तेजी से बढ़ रहा है। चाहे आप देख लो श्रीलंका के अंदर हम्बन टोटा हो गया, या बाकी और पर्टिकुलर दूसरी जो कंट्रीज है साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज के साथ भी चाइना काफी कोलैबोरेट कर रहा है, कोशिश कर रहा है कि इंडिया का जो यहाँ पे अंडमान और निकोबार के कॉरस्पॉन्डिंग जो इम्पैक्ट है उस इम्पैक्ट को किसी तरह से कम करे दूसरी और कंट्रीज की हेल्प लेते हुए। उसी तरह से एनक्रोचमेंट का देखने को मिलता है। देखो आप सभी जानते हो, जैसे मैंने बात करी ना पीवीटी जिसके कॉरस्पॉन्डिंग कि ऑलरेडी ये काफी बैकवर्ड होते हैं, राइट। अब होता क्या है, देखो इनका भी ना एक डिस्टिंक्ट कल्चर है और ट्राइबल्स के लिए कल्चर उनका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। अब यहाँ पर क्या हो सकता है कि ना हम कोशिश करें, मान लीजिए कि हम ना इन एरियाज को डेवलपमेंट लेके जाएं, यहाँ पे डेवलपमेंट करें, तो कई बार होता क्या है, इनको लगता है कि इनके कल्चर के अंदर कुछ तरह की हम इनक्रोचमेंट कर रहे हैं, कि ऐसा तो नहीं कि इनके अंदर घुस रहे हैं, इनका जो कल्चर है कहीं वो तो नहीं लॉस हो जाएगा। तो इस तरह के इश्यूज भी यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं कि अगर हम डेवलपमेंट करने की कोशिश करें तो उसका नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस भी हमें देखने को मिल सकता है। तो हमें आगे क्या करना चाहिए सर फ्यूचर के अंदर, फ्यूचर के अंदर देखो यही करना चाहिए कि एक इकोनॉमी और इन्वायरमेंट दोनों को साथ में लेके चलो। इकोनॉमिक भी जरूरी है, पर इन्वायरमेंट के नाम पे ऐसा मत करो कि इन्वायरमेंट को पीछे छोड़ दिया, नहीं, दोनों को प्रोटेक्ट करो। इसी का नाम क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट,
ठीक है ना। तो ये सारी चीजें हमारे यहाँ पे होनी चाहिए। इसके साथ ही जब भी कोई प्रोजेक्ट करना हो, जब भी मान लो सिटीज बनानी है, जो कुछ भी करना है, तो उसका ना प्रॉपर इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट हो। आपका जीएस पेपर 3 के अंदर अलग से टॉपिक भी दिया गया है इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट। तो ये चीजें होनी चाहिए, देखना चाहिए कि अच्छा ये प्रोजेक्ट अगर हो गया तो उसका इन्वायरमेंट के ऊपर कितना इंपैक्ट आएगा, क्या वो इंपैक्ट रिवर्सिबल होगा या नहीं होगा, क्या वो चेंजेस इतने ज्यादा तो नहीं हो जाएंगे कि वहां की इकोलॉजी को इंपैक्ट कर दें। ये सारी चीजें देखनी पड़ेंगी। उसके साथ ही साथ सोशल इंपैक्ट असेसमेंट भी हमें करना पड़ेगा कि लोगों की लाइफ के ऊपर उसका क्या इंपैक्ट होगा। ऐसे तो नहीं कि बहुत सारे लोगों की डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी वहां से, उनकी लाइफ के ऊपर कैसे इंपैक्ट होगा, उनके कल्चर के ऊपर क्या इंपैक्ट होगा। ये सारी चीजें भी हमें कहीं ना कहीं करनी पड़ेंगी, तभी हम इंश्योर कर पाएंगे कि इकोनॉमी भी इंपॉर्टेंट हो, एट द सेम टाइम इन्वायरमेंट भी इंपॉर्टेंट रहे। उसके साथ ही देखो एक तरह का हमारे पास प्लान होना चाहिए, ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये जो हमारी कम्युनिटी है ना, इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। जिसमें आपको बताता हूँ ना, यूपीएससी 2021 में, ठीक है, जीएस पेपर 1 के अंदर एक क्वेश्चन आया था कि ट्राइबल के रिगार्डिंग उनकी जो इंपॉर्टेंस है वो कैसे हम उसको लेवरेज कर सकते हैं, कैसे उनको यूटिलाइज कर सकते हैं। तो वही यहाँ पे राइटर बात कर रहे हैं कि जो इंडिजिनियस कम्युनिटीज है ना, इनकी भी अपनी कुछ इंपॉर्टेंट नॉलेज होती है। जो ट्रेडिशनल नॉलेज है ना, वो भी तो इंपॉर्टेंट है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हो सकता है हैंडीक्राफ्ट हो गया। इवन हमने ना ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी भी अलग से बना रखी है, ताकि इन चीजों को हम प्रोटेक्ट करें, इनकी जो इंपॉर्टेंट जानकारी है कहीं वो लॉस ना हो जाए। तो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज वगैरह को हम प्रमोट कर सकते हैं, तो इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज भी आएंगी और इनका कल्चर भी प्रॉस्पर करता जाएगा। तो दोनों चीजें साथ साथ चल सकती हैं। उसी तरह से देखो यहाँ पे हमें कैपेसिटी बिल्डिंग करनी होगी, सिक्योरिटी को इंप्रूव करना होगा, कैसे कर सकते हैं नेवी के रिगार्डिंग, कि जो चाइना का एंगल है कहीं ना कहीं हम उसको भी टैकल कर पाए। इसके साथ ही देखो हमारी गवर्नमेंट भी, आप सभी जानते हो कि यहाँ पर कनेक्टिविटी को इंप्रूव करने की बहुत सारी कोशिश कर रही है। ऑप्टिकल फाइबर केबल्स वगैरह हमने यहाँ पे प्रोवाइड करी हैं, ताकि इंश्योर किया जा पाए कि प्रॉपर इंटरनेट पहुंचे। इंटरनेट पहुंचेगा, साथ ही साथ बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, ऑनलाइन एजुकेशन हो सकती है, टेलीमेडिसिन हो सकता है, बैंकिंग है, जो भी आप कहीं ना कहीं ना, आजकल तो इंटरनेट का जमाना है। तो डिजिटल अगर हम इनका इंप्रूवमेंट करेंगे, डिजिटल टेक्नोलॉजीज को यहाँ तक लेकर जाएंगे, तो डेफिनेटली वहां पे डेवलपमेंट को हम लेकर जा सकते हैं। उसी तरह से देखो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, जैसा मैंने आपको बताया भी, बे ऑफ बंगाल के अंदर काफी स्ट्रेटेजिक लोकेटेड है। तो यहाँ पर ना एक शिप बिल्डिंग की बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आती है कि शिप रिपेयर फैसिलिटीज यहाँ पे एस्टेब्लिश होंगी, तो वहां के लोगों को भी काम मिलेगा और इंडिया की इकोनॉमी भी इंप्रूव होगी, और साथ ही साथ कंट्रीज के साथ हमारे रिलेशन भी धीरे धीरे इस तरह से इंप्रूव होते जाएंगे। तो इस तरह से ना हम इंश्योर कर सकते हैं कि अगर सारे स्टेक होल्डर्स को साथ में लेकर चले ना, तो एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाला एटमॉस्फेयर हम क्रिएट कर सकते हैं, और अंडमान निकोबार का इंडिया की इकोनॉमी के अंदर और भी इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पे हो सकता है। तो ये था हमारा पहला एडिटोरियल, आई होप आपको अच्छे समझ आया होगा। चलते हैं हम अपने दूसरे एडिटोरियल की तरफ। दोस्तों हमारा जो दूसरा आर्टिकल है वो है ऑस्ट्रेलियन पार्लियामेंट रेटिफिकेशन ऑफ ट्रेड पैक्ट विद इंडिया, एंड इसको आप जीएस पेपर 2 के इस पर्टिकुलर कंपोनेंट के साथ रिलेट कर सकते हो। अभी देखिए जो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया है उसके बीच में आप जानते हो जो ईसीटीए, इकोनॉमिक कॉपरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट है, ये साइन हुआ है। अब यहाँ पर देखो ये क्या है, एक तरह से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है। अब सर एफटीए क्या होता है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट? देखिए जैसे मान लिए ये है इंडिया और ये है ऑस्ट्रेलिया, अब दोनों ने आपस में ये साइन किया। अब इसके बेसिस पे होगा क्या, आप जानते हो कुछ सामान इंडिया से ऑस्ट्रेलिया जाता है, कुछ ऑस्ट्रेलिया से इंडिया भी तो आता है, बिल्कुल। अब यहाँ पर जब भी ना सामान एक कंट्री से दूसरी जगह जाता है, तो बीच में क्या आते हैं, कुछ तरह की रिस्ट्रिक्शंस आती हैं। सर किस तरह की रिस्ट्रिक्शंस? हो सकता है कुछ यहाँ पे ये टैरिफ लगा दें, ठीक है ना, एक तरह के मीनिंग की एक तरह से उसमें टैरिफ लगा दिया, अलग से कुछ आपको चार्जेस पे करने पड़ेंगे, ठीक है ना, कुछ ड्यूटीज लगाई जा सकती है इसके कॉरस्पॉन्डिंग। ये सारी चीजें हो गया। या फिर हो सकता है आपके ऊपर कुछ कोटा लगा दिया जाए। किस तरह का कोटा? कि इस तरह से हो सकता है कि इंडिया से हम 50 केजी से ज्यादा सामान खरीदेंगे ही नहीं, इस तरह के कुछ कोटाज हो सकते हैं। या फिर कुछ और तरह की प्रोहिबिशंस हो सकती हैं। कई बार हो सकता है कि जैसे ना कई जगह एक तरह का प्रोटेक्शनिज्म की पॉलिसी हो सकती है कि हम इससे ज्यादा सामान नहीं मंगाएंगे, या अगर बाहर से सामान आएगा तो उसके ऊपर इतनी ड्यूटी लगेगी, 20% ड्यूटी लगेगी, 30% ड्यूटी लगेगी। आई एम वेरी श्योर आपने सुना होगा काफी बार ना, देखो इंडिया चाइना के बीच में जब इश्यूज आते हैं तो अक्सर ये बात होती है कि चाइना से ट्रेड को बंद कर दो, चाइना से अगर कोई सामान आना है तो महंगे उस पर ज्यादा ड्यूटी लगवाओ, राइट। तो ये सारी चीजें क्या होती हैं, ये सारी चीजें होती हैं कि जब एक कंट्री दूसरी कंट्री के साथ ट्रेड करती है तो ये कुछ बैरियर्स होते हैं, ठीक है ना, बैरियर्स टू ट्रेड। ठीक है सर। अब जब ना कंट्रीज आपस में क्या साइन कर लेती हैं, एफटीए, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, तो ये जो बैरियर्स होते हैं ना ये कम हो जाते हैं। मतलब अगर अब इंडिया और ऑस्ट्रेलिया को कुछ इंपोर्ट करना है या एक्सपोर्ट करना है एक दूसरी कंट्री के साथ, तो क्या होगा, थोड़ा आसानी से कर पाएंगे। ये जो इतने सारे इश्यूज हम फेस कर रहे थे ना कि ड्यूटी बहुत ज्यादा लगा रहे हो, या फिर टैरिफ ज्यादा है, कोटा एक रिस्ट्रिक्ट करा हुआ है कि कितना कर सकते हैं मैक्सिमम टू मैक्सिमम, वो सारे इश्यूज थोड़े कम हो जाते हैं। तो एक तरह के बैरियर्स में काफी कमी देखने को मिल जाती है। अब आप खुद सोचो, इंडिया ऑस्ट्रेलिया ने ये चीज किया, बहुत जल्दी ऑपरेशनलाइज भी हो जाएगा। तो होगा क्या, जो इंडिया के प्रोडक्ट्स हैं या इंडिया के जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं
वो अब ऑस्ट्रेलिया तक आसानी से पहुंच पाएंगे, एक अच्छी खासी मार्केट का उनको वहां पे एक्सेस मिल पाएगा। तो ये चीजें हम यहाँ पे देख सकते हैं। इस बेसिस पे हो क्या सकता है, इंडिया ऑस्ट्रेलिया के बीच में ट्रेड रिलेशन इंप्रूव होंगे और ओवरऑल भी जो रिलेशन है हमें इनमें इंप्रूवमेंट ही आने वाले सालों के अंदर देखने को मिल जाएगी। अब देखिए इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की ना आपस में सपोर्ट काफी अच्छी है, दोनों कंट्रीज आपस में सिमिलर वैल्यूज को ही फॉलो करते हैं। और इवन ना ऑस्ट्रेलिया की अगर मैं बात करूं तो ऑस्ट्रेलिया के लोग भी वहां पे ना काफी तंग थे चाइना से। चाइना की जो वेपनाइजेशन ऑफ ट्रेड की पॉलिसी है, मैं इसको देखो समझाता हूँ। देखो ट्रेड हम क्यों करते हैं, ट्रेड की जाती है इकोनॉमिक वजह से ना, इकोनॉमिक पॉलिसीज की वजह से। पर चाइना क्या कर रहा है ना, इस इकोनॉमिक पॉलिसी को अपनी फॉरेन पॉलिसी का पार्ट बना रहा है। ये कैसे बना रहा है, सिर्फ फॉरेन पॉलिसी का पार्ट। देखो चाइना के पास ना एक तरह का स्ट्रेटेजिक इन्फ्लुएंस बनाने की कोशिश है। वो कैसे, देखो मान लो जैसे ये है ऑस्ट्रेलिया, ये है चाइना। अब चाइना क्या करेगा ना, ट्रेडिंग के थ्रू क्या करेगा, ऑस्ट्रेलिया को क्या करेगा, अपने ऊपर डिपेंडेंट बना लेगा। वो डिपेंडेंट कैसे बना लेगा, देखो कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स होंगे चाइना के पास जो काफी आसानी से वो बना सकता है। तो चाइना क्या बोलेगा ऑस्ट्रेलिया को कि ये प्रोडक्ट्स आप हमारे से लो। उसके बेसिस पे हुआ क्या, ऑस्ट्रेलिया अब डिपेंडेंट हो गया बहुत ज्यादा चाइना के ऊपर। ऑन द अदर हैंड जब कल को हो सकता है कोई चाइना और ऑस्ट्रेलिया के बीच में इश्यूज आएंगे, तो चाइना ना इसके ऊपर बहुत तगड़े रिस्ट्रिक्शंस लगा देगा। किस तरह के रिस्ट्रिक्शंस, ये बोलेगा कि हम नहीं आपके साथ ट्रेड करेंगे, या फिर अगर आप हम ट्रेड करेंगे भी तो इतनी ज्यादा ड्यूटी लेंगे, ठीक है ना। तो रिस्ट्रिक्शन कर दी इंपोर्ट के ऊपर। पर यहां पर तो देखो क्या था, तो जब भी कोई बाहर से सामान आ रहा है, ऑस्ट्रेलिया से सामान आ रहा है तो वो रोक दिया। पर चाइना से सामान आसानी से जा रहा है ऑस्ट्रेलिया के ऊपर, क्यों, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया डिपेंडेंट बन चुका है ऑस्ट्रेलिया चाइना के ऊपर। समझने की बात समझो, ऑस्ट्रेलिया डिपेंडेंट बन चुका है चाइना के ऊपर। चाइना से सामान आएगा तभी ऑस्ट्रेलिया वाले उस चीज को यूज कर पाएंगे। तो ये कोशिश है चाइना की कि दूसरी कंट्रीज को अपने ऊपर डिपेंडेंट बना लो, और जब कोई इशू आए, आपस में कोई लड़ाई वाली सिचुएशन आए या फिर कुछ कॉन्फ्लिक्ट हो, तो क्या करो, उनके ऊपर बैरियर ज्यादा लगा दो, ताकि वो डिपेंडेंट तो थे ही और डिपेंडेंट करवा दिया उनको ऊपर, ठीक है ना। तो इस तरह की चीजें हो गया कि ये रिलायंस इनके ऊपर, ऑस्ट्रेलिया रिलायंट हो गया है चाइना के ऊपर, ठीक है ना। तो ये इश्यूज यहाँ पे देखने को मिलते हैं। देखो ये चीजें ना चाइना ने पहले भी करी हुई हैं, जैसे चाइना और जापान का केस देख लो। जब चाइना और जापान के बीच में ना सेंकाकू आइलैंड को लेकर इशू आए थे, तो चाइना ने भी यही किया था। अब जापान को कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो चाइना से मंगानी ही पड़ती हैं, तो जापान क्या हो गया, चाइना के ऊपर डिपेंडेंट। पर जब इश्यूज आ गए सेंकाकू आइलैंड के रिगार्डिंग, तो चाइना ने क्या किया, चाइना ने जापान से सामान खरीदने से मना कर दिया। तो ये इश्यूज यहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो चाइना के रिगार्डिंग ना ऑस्ट्रेलिया के लोगों के अंदर एक काफी नेगेटिव सेंटीमेंट है। बट इंडिया के साथ क्या है, इंडिया एक तरह का क्या है, ट्रस्टवर्दी पार्टनर है। अब आप देख भी सकते हो कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में कोऑर्डिनेशन काफी ज्यादा है। चाहे हम बात कर लेते हैं क्वाड की, ठीक है ना, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान एंड यूएसए, ये चारों कंट्रीज यहाँ पे देखने को मिल जाती हैं। उसके साथ ही सप्लाई चेन रिजिलियंस इनिशिएटिव, यहाँ पर कौन है, इंडिया, जापान और ऑस्ट्रेलिया, ये तीन कंट्रीज यहाँ पे देखने को मिलती हैं, जो कि कोशिश क्या कर रही हैं, जो सप्लाई चेन के रिगार्डिंग रिस्क है ना, वो अलग अलग कंट्रीज के अंदर हो। मतलब ऐसा ना हो कि हम सिर्फ एक कंट्री के ऊपर डिपेंडेंट हो, नहीं, हम कोशिश कर रहे हैं कि सप्लाई रिस्क को मिनिमाइज कर पाए, और यहाँ पर तीनों कंट्रीज आपस में साथ में आई हैं। उसी तरह से अगर हम बात कर रहे हैं इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फोरम की, आईपीईएफ, ये एक्चुअल में यूएस के द्वारा एक तरह का फोरम बनाया गया है। यहाँ पर देखो लगभग जो अलग अलग 14 से भी ज्यादा कंट्रीज हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे इंडिया भी इसका पार्ट है। ऑल्दो इंडिया ने जो ट्रेड पिलर है वहां से इंडिया ने थोड़ा ऑप्ट आउट किया हुआ है, पर कोऑर्डिनेशन फिर भी देखने को मिलती है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के साथ यहाँ पे। उसी तरह से हमारी दोनों की कोशिश क्या है, कोशिश है चाइना प्लस वन स्ट्रेटेजी की। अब इसका क्या मीनिंग होता है चाइना प्लस वन का, देखो पहले ना चाइना के ऊपर बहुत सारी कंट्रीज निर्भर थी। क्यों, क्योंकि देखो जो मान लो कंपनी है ना, कोई कंपनी है, उसका सारी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है सिर्फ और सिर्फ चाइना के अंदर, तो होगा क्या, कंपनीज डिपेंडेंट होगी चाइना के ऊपर। अब आज के टाइम पे स्ट्रेटजी पता क्या है कि चलो चाइना के अंदर हमारी जो कंपनी एग्जिस्ट करती है, ठीक है, उसके साथ मैन्युफैक्चरिंग आप कहीं और जगह पर भी करो। तो ये हो गया चाइना प्लस वन, कोई और कंट्री में भी आप अपने बिजनेस को डाइवर्सिफाई करो। कल को कोई चाइना में इशू आ भी जाएगा ना, तो उसका नेगेटिव इंपैक्ट इन कंपनीज के ऊपर नहीं आएगा। तो एक तरह की ये बिजनेस स्ट्रेटजी है इसके रिगार्डिंग। तो यहाँ पर इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में कॉपरेशन काफी ज्यादा देखने को मिल रहा है। तो इंडिया और जो ऑस्ट्रेलिया के बीच में ये जो एक तरह का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, इससे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमारा जो करंटली हम ट्रेड करते हैं ऑस्ट्रेलिया के साथ $31 बिलियन का, ये आने वाले सालों के अंदर क्या हो जाएगा, $50 बिलियन को क्रॉस कर जाएगा इन द नेक्स्ट 5 ईयर्स। और इसमें देखो इंडिया को भी फायदा है और ऑस्ट्रेलिया को भी फायदा है। ये जो $19 बिलियन, मतलब आज $31 बिलियन का ट्रेड कर रहे हैं ना, आने वाले टाइम में 5 साल में ये $50 बिलियन हो जाएगा। तो $19 बिलियन जो अलग से ऐड हुए हैं, इसका आधा फायदा नहीं इंडिया को होगा कि इंडिया के एक्सपोर्ट बूस्ट हो जाएंगे, और बाकी जो फायदा होगा वो ऑस्ट्रेलिया को होगा। अब आप खुद सोचो, इंडिया से ज्यादा सामान जा रहा है ऑस्ट्रेलिया के ऊपर, तो होगा क्या
इंडिया के अंदर भी तो जॉब्स क्रिएट होंगी या नहीं होंगी? बिल्कुल होंगी। तो बहुत सारी जॉब्स यहाँ पे हमें क्रिएट करती हुई देखने को मिल जाएंगी। बाकी देखो ड्यूटी बेनिफिट्स हैं, ठीक है ना, इतनी ड्यूटी हमने 98.3% चीजों के ऊपर हमने कम कर दी है। तो ये सारी चीजें होंगी। ओवरऑल इंडियन गुड्स एंड सर्विसेज को बेहतर एक्सेस मिल पाएगा ऑस्ट्रेलियन मार्केट का। उसी तरह से ऑस्ट्रेलिया को भी फायदा है कि उसको भी ड्यूटी बेनिफिट्स मिल जाएंगे। बाकी देखो जो इंडियन मैन्युफैक्चरर्स है ना, मान लीजिए कोई इंडिया में कंपनी है, इंडिया में कोई कंपनी है, ये डिपेंडेंट थी ऑस्ट्रेलिया के ऊपर कि कुछ बाहर से रॉ मटेरियल आएंगे, ऑस्ट्रेलिया से कुछ रॉ मटेरियल के ऊपर डिपेंडेंट थे। अब वो कम रेट्स पे आ पाएंगे, कम ड्यूटी लगेंगी ना, तो होगा क्या, कोल सस्ता हो जाएगा इंडिया के अंदर, मेटल्स हो गया, वूल हो गया, ये आसानी से इंडिया तक पहुंच पाएंगे और जो इंडियन कंपनीज इनको यूज करती थी मैन्युफैक्चरिंग के अंदर वो आसानी से कर पाएगी। इसके अलावा देखो और भी फायदे हैं, जैसे वीजा आसानी से मिल जाएंगे, हमारे शेफ हो गया, योगा ट्रेनर्स हो गया, इनको आसानी से वीजा मिल पाएंगे, अच्छे स्टूडेंट्स वहां पे जा पाएंगे। तो ये सारी इश्यूज, ये सारी चीजें हम कहीं ना कहीं बेहतर कर पाएंगे। उसके साथ ही DTAA, डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट। देखो मान लीजिए कोई कंपनी है, XYZ कंपनी है, ये इंडिया में भी काम करती है, किसी और दूसरे कंट्रीज में भी काम करती है, राइट। तो इसको टैक्सेस किस तरह से पे करने हैं, कहीं ऐसा तो नहीं दोनों जगह इसको टैक्सेस पे करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाए कि आप हर जगह टैक्स पे करो, नहीं, सेम पर्टिकुलर प्रॉफिट के ऊपर डबल टैक्सेस ना पे करने पड़े इस पर्टिकुलर कंपनी को, उसके लिए इंडिया का साइन करता है दूसरी कंट्रीज के साथ डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट। तो ये सारे इश्यूज भी ना हम सॉल्व कर पाएंगे इनके थ्रू। और इसके अलावा देखो इंडिया क्या कोशिश कर रहा है, इंडिया कोशिश कर रहा है कि यूके हो गया, EU हो गया, यूरोपियन यूनियन और कनाडा, इनके साथ भी हम अपनी जो ट्रेड डील्स हैं उनको आगे लेकर जाएं, ठीक है ना। तो जो इंडिया ऑस्ट्रेलिया के बीच में जो ट्रेड डील हुई है, इसके बेसिस के ऊपर ना हम देख सकते हैं हमने क्या गलतियां करी, क्या बेहतर चीजें करी, फिर वो जो गलतियों से सीखेंगे ना वो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं इनके साथ जब हम ट्रेड डील्स को साइन करेंगे। तो इस तरह से हम इंश्योर कर सकते हैं कि ये चीजें हमारे किस तरह से बेनिफिशियल हो पाए। पर यहाँ पर राइटर का ये भी मानना है कि ट्रेड पैक्ट चलो ठीक है, इट इज नॉट बैड, ट्रेड पैक्ट करना अच्छी बात है, पर ये सिर्फ पहला स्टेप है, दिस इज जस्ट द फर्स्ट स्टेप। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर ट्रेड डील होगी, अगर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हो गया तो सब कुछ अच्छा ही अच्छा होगा, नहीं, हो सकता है इसका नेगेटिव इंपैक्ट भी इंडिया पर आ जाए। सर वो कैसे? देखो ऑस्ट्रेलिया के पास भी तो हमारी मार्केट का बेटर एक्सेस मिल गया, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि इंडिया के से ज्यादा चीजें इंपोर्ट हो रही हैं, इंडिया में ज्यादा चीजें इंपोर्ट हो रही हैं और एक्सपोर्ट कम हो रहा है। अगर इंडिया से एक्सपोर्ट कम होगा और बाहर से चीजें ज्यादा आएंगी, इंपोर्ट ज्यादा होगा, तो इंडिया का ट्रेड डेफिसिट बढ़ता ही जाएगा, जैसा कि हमने आसियान कंट्रीज के साथ देखा है, जापान के साथ हमने ये चीज देखने को मिली है। तो हमें क्या करना होगा, हमारी जो लोकल कंपनीज हैं उनको एम्पावर करना होगा ताकि वो भी अच्छे से compete कर पाए दूसरी और कंट्रीज की कंपनीज के साथ, ताकि हम इस पर्टिकुलर जो ट्रेड डील्स को साइन कर रहे हैं इसका एक पॉजिटिव एडवांटेज इंडिया को हो। तो ये हो गया हमारा दूसरा आर्टिकल। चलते हैं हमारे तीसरे आर्टिकल की तरफ, जो क्या है, असम मेघालय बाउंड्री डिस्प्यूट के बारे में, और इसको आप जीएस पेपर 3 के इस पर्टिकुलर कंपोनेंट के साथ रिलेट कर सकते हो। देखो आप अगर ना असम की जो अगर आप थोड़ा देखोगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, जब हम बात करते हैं ना यहाँ वेस्ट बंगाल से आते हैं तो हमें देखने को मिलता है चिकन नेक कॉरिडोर, बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है, एंड इसको क्या बोलते हैं आप, सिलीगुड़ी कॉरिडोर भी बोलते हो, राइट। इस एरिया में हमें यहाँ पे देखने को मिलता है जो पतली सी एरिया होता है। इसके बाद आप नोटिस करो जो असम है ना, इसकी बाउंड्री सभी के साथ लगती हैं, जितने भी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं हमारी, यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश के साथ लग रही है, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, सभी के साथ इसकी बाउंड्री स्ट्रेच हो रही है। और कहीं ना ज्यादातर स्टेट्स के साथ इसके कुछ ना कुछ डिस्प्यूट्स हैं असम के। जैसे फॉर एग्जांपल अभी जो लास्ट परसों 2-3 दिन पहले की बात है, यहाँ पर देखने को मिला कि मेघालय और असम के बीच में ना एक इंसिडेंट हुआ, ठीक है। यहाँ पर देखो असम का अपना वर्जन है, मेघालय का अपना वर्जन है कि हुआ क्या। असम वाले बोल रहे हैं कि मेघालय की तरफ से कुछ लोग थे जिनकी वजह से ये चीज हुई, ऑन द अदर हैंड मेघालय की तरफ से बोला गया है कि नहीं, ये पर्टिकुलर चीज तो असम की तरफ से हुई। तो देखो पॉइंट क्या है, चाहे जिसकी मर्जी गलती हो, असम की गलती हो, मेघालय की गलती हो, हम उन चीजों में नहीं जाएंगे। पॉइंट क्या है, दोनों है तो इंडिया का पार्ट ही। अगर देखो इंडिया चाइना में डिस्प्यूट होता है, इंडिया पाकिस्तान में डिस्प्यूट होता है, तो थोड़ा समझ भी आता है, पर यहाँ पर तो हमारी अपनी ही स्टेट्स हैं असम और मेघालय, ये कोई दूसरी कंट्री थोड़ी है। तो यहाँ पर डिस्प्यूट होने के रिगार्डिंग ना हमें कुछ देखना पड़ेगा कि क्या दिक्कतें क्या आ रही हैं, इनको अच्छे से हम सॉल्व करने की कोशिश कर पाएंगे। थोड़ा अगर हम बैकग्राउंड में जाए ना, तो ये कोई असम और मेघालय में ना कोई नया डिस्प्यूट नहीं है, ये दरअसल में ना 50 साल से चला आ रहा है। आप देख सकते हो जैसे पहले ना मेघालय को एक ऑटोनमस रीजन बनाया गया था 1970 के अंदर, बाद में ये असम में से एक अलग स्टेट बन गई थी 1972 के अंदर। तब से लेके इश्यूज कुछ ना कुछ चले आ रहे हैं। अभी थोड़े टाइम पहले ही, ठीक है, 7-8 महीने पहले ही असम और मेघालय ने कुछ डिस्प्यूट को अपने यहाँ सॉल्व भी कर लिया। टोटल 12 डिस्प्यूट है, ठीक है ना, इन टोटल बाउंड्री के ऊपर लगभग 12 डिस्प्यूट लाई करते हैं। 6 के अंदर हमने डिस्प्यूट को सॉल्व भी कर लिया है, पर आज भी हमें कुछ ना कुछ डिस्प्यूट्स यहाँ पे देखने को मिल ही जाते हैं।
और आप बाकी जगह पे भी देख सकते हो, जैसे फॉर एग्जांपल 2021 में हमें देखने को मिला जुलाई के अंदर, आई एम वेरी श्योर आपको याद होगा, जब 6 असम कॉप्स की डेथ हो गई थी। उसके पहले भी हमें 1979 के कॉरस्पॉन्डिंग भी कुछ ना कुछ स्टेट्स के साथ डिस्प्यूट्स हमें यहाँ पे देखने को मिले ही मिले हैं। अब देखो, जो हमारे होम मिनिस्टर जी हमेशा, उन्होंने भी बहुत बार कोशिश करी है कि इसके रिगार्डिंग जो भी इश्यूज हैं, चाहे वो मैप के रिगार्डिंग इश्यूज हैं, उनको कहीं देखा जाए, लोकल कम्युनिटीज के रिगार्डिंग हम उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ पर कोशिश करी गई है, बट अभी तक उस रिगार्डिंग हम प्रॉपर उसमें सफलता प्रॉपरली हासिल नहीं कर पाए हैं। नागालैंड के भी आप इशू जानते हो, ठीक है, ग्रेटर नागालैंड की वो डिमांड कर रहे हैं, अलग से ही अपना ना चाहते हैं, ठीक है, कुछ पार्ट तो उनका म्यांमार में भी है। तो ये सारे सीरियस इश्यूज हमारे सामने आज के टाइम पर देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पर राइटर ये भी बात कर रहे हैं कि देखो, इन पर्टिकुलर ज्यादातर स्टेट्स के अंदर ना भारतीय जनता पार्टी का ही रूलिंग है, ठीक है ना, ज्यादातर स्टेट्स के अंदर। तो क्या कर सकते हैं, आपस में मिलके एक प्रॉपर वे में इनका सोल्यूशन निकाला जा सकता है। और जरूरत क्या है ना इन सोल्यूशन के अंदर, हम कम्युनिटी को इन्वॉल्व करें, ठीक है, आम लोगों को इन्वॉल्व करें। इन पर्टिकुलर लोगों को हमें कॉन्फिडेंस में लेके आना होगा, इनके साथ एक तरह का ट्रस्ट बिल्ड करना होगा, ठीक है ना। जब तक ये कॉन्फिडेंस, ये ट्रस्ट आपस में बिल्ड नहीं होगा और बाउंड्रीज को उस हिसाब से हम नहीं देखेंगे, तब तक इस तरह के इश्यूज आते रहेंगे। देखो होता क्या है ना, दरअसल हमने क्या कर दिया, हमने मैन मेड बाउंड्रीज बना दी, बाउंड्रीज हमने अपने हिसाब से बना दी, पर जो कम्युनिटी के लोग हैं, हो सकता है इनके कुछ रिश्तेदार किसी दूसरी साइड पे रहते हो सकता है अचानक से एक दिन की यहाँ बाउंड्री बन गई एंड अकॉर्डिंगली वो अपने घर को प्रॉपर्ली टर्म ही ना कर पाए। तो इस तरह के इश्यूज हमें यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं, या फिर हो सकता है कई बार इनकी जो नौकरी है वो स्टेट किसी दूसरी स्टेट में हो। तो ये सारे जो इश्यूज है ना, हमें इनको अच्छे से होलिस्टिकली कवर करना पड़ेगा, तभी हम इंश्योर कर सकते हैं कि जो इतने सारे हमें इंटर स्टेट डिस्प्यूट मिलते हैं, देखने को मिलते हैं, उन इंटर स्टेट डिस्प्यूट्स को हम सॉल्व कर पाए, ठीक है ना। हमारी गवर्नमेंट ने भी देखो कोशिश जरूर करी है डेफिनेटली, पर अभी भी स्टेट्स के साथ मिलकर हम अगर काम करेंगे तो डेफिनेटली इन सभी डिस्प्यूट को हम आने वाले टाइम के अंदर सॉल्व कर सकते हैं। तो ये था हमारा तीसरा एडिटोरियल। आई होप आपको तीनों के तीनों एडिटोरियल अच्छे से समझ आए होंगे। इसी तरह से आप भी अपने एंड पे हार्डवर्क करते रहिए। गुड बाय एंड गुड लक।